हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी की सारी चीज़ें जो किसी भी बिजनेस के अराउंड होती हैं और किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि उसके ऑपरेशंस, डिसीजन, ग्रोथ। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कंपटीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और इन्हीं की हेल्प से कोई भी बिजनेस ग्रो कर पाता है। चैलेंजेस जो भी होते हैं मार्केट के अंदर उसको बिजनेस फेस कर पाता है और उसको मैनेज कर पाता है, ताकि फर्दर जो भी रिस्क है बिजनेस उसको मिनिमाइज कर सके और जो भी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होते हैं उसको वो अचीव कर सकें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। मान लेते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स रिड्यूस कर दिए हैं, तो अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो सारे बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा सेव कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे सेव? बिकॉज बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को अपना बिजनेस को रन करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी ऑन द बिजनेस कैटेगरी, तो इससे जो बिजनेस जो कंपनीज होंगी वो पैसों को सेव कर पाएगी और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में उन पैसों को लगा पाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गई है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो बिजनेस को जो भी रॉ मटेरियल्स परचेज करने पड़ेंगी उनकी कॉस्ट भी इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करनी है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी और उनके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिजनेस के लिए प्रॉफिट्स को मेंटेन करना। Now let's proceed ahead. Features of business environment. First feature can be ever changing. Ever changing का मतलब होता है कि बिजनेस कभी भी कांस्टेंट नहीं होता बल्कि डायनामिक इन नेचर होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो टिपिकली कभी भी कांस्टेंट नहीं होता बल्कि वो चेंज होता रहता है, बिकॉज नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती रहती है मार्केट के अंदर, जिसको हर एक कंपनी को ग्रैब करना पड़ता है टू स्टे इन द मार्केट। इससे हमारे कस्टमर की डिमांड्स भी शिफ्ट होती है, इसको भी कंपनी को देखना पड़ता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो नए रूल्स ला रही है, नए रेगुलेशंस ला रही है, उसको भी कंपनी को अडाप्ट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले जो लोग थे वो फिजिकल शॉपिंग करना प्रेफर करते थे। ठीक है, यानी कि पहले हमसे जो पहली जनरेशन थी वो मार्केट में जाकर शॉपिंग करती थी। फॉर एग्जाम्पल योर फादर, योर मदर, ये सब लोग क्या करते थे, मार्केट में जाते थे और फिजिकल शॉपिंग करते थे। बट आजकल क्या है, ऑनलाइन कई सारे शॉपिंग स्टोर्स खुल चुके हैं, जैसे कि जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया। आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो, मिंत्रा, मीशो ऐप से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू कन्वीनियंट हो गया है। बिजनेस धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। एंड अब की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती है एज कम्पेयर टू फिजिकल शॉपिंग। सेकेंड पॉइंट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अगर इन सारे फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर के अंदर चेंज आता है तो वो चेंज डेफिनेटली दूसरे फैक्टर को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फ्यूल के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो कॉस्ट आएगी वो भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन को रन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, फ्यूल की नीड होती है। तो अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी अनसर्टिनिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। दैट मीन्स कि जो बिजनेस होता है वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एडवांस में कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इन द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, इन द पर्टिकुलर बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी आ सकता है, गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज को चेंज कर सकती है, न्यू रेगुलेशंस को ला सकती है मार्केट के अंदर, या फिर कोई भी कस्टमर प्रेफरेंस में सडन शिफ्ट भी आ सकता है। कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो सकती है। हमें नहीं पता कि कब क्या चीज होने वाले हैं, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द थिंग्स इन एडवांस। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 जो पैंडमिक आया था, उससे जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा शट डाउन भी हो गए थे। कई सारे बिजनेस चेंज करा था, कई सारे बिजनेस को अपने वर्क करने के तरीके चेंज करने पड़े थे ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। एंड वी डोंट नो अबाउट इट, वी डू नॉट अवेयर अबाउट इट, हम अवेयर नहीं थे कोविड-19 पैंडमिक के बारे में।
नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया गया था तो इससे क्या हुआ था, जो सारी कंपनीज थी, बिजनेस थे, वो अफेक्ट हुए थे बाय इंटरनेशनल इवेंट्स, ग्लोबल कंपटीशन एंड फॉरेन मार्केट ट्रेंड्स। एग्जांपल के लिए जो यूएस इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन हो गई थी, जो इंडियन बिजनेसेस थे वो एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, एंड उन्हें कहीं ना कहीं लोअर डिमांड भी फेस करनी पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी कि एक गुड बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करता है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रोथ करने के लिए। एंड अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट बेकार है तो इसमें कई सारे रिस्क और चैलेंजेस को वो लेकर आता है। यानी कि अगर किसी भी मार्केट सेगमेंट का बिजनेस इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा गुड टू गो रहता है, अच्छा रहता है, तो एक गुड बिजनेस इन्वायरमेंट कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है फॉर द कंपनीज की वो एक्सपैंड कर सकेंगे अपने बिजनेस को फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। लेकिन अगर बिजनेस इन्वायरमेंट बैड हो जाता है तो इससे क्या होता है, कंपनीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी आता है और चैलेंजेस भी आते हैं टू फेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर राइज होता है तो इससे कई सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है बिजनेस को ग्रैब करने के लिए। एंड बट क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लाइक कंपटीशन विद द लार्ज कंपनीज। यानी कि जो ऑलरेडी स्टेबल कंपनीज हैं इन द मार्केट सेगमेंट, स्मॉल बिजनेस को उन्हें फेस करना पड़ता है बिकॉज दे आर द कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट विल बी अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो बिजनेस होता है वो एनालाइज करता है पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है इन द मार्केट सेगमेंट, ठीक है। सेकेंड, अगर आप चाहते हो कि आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, जो आपका अभी लोकेशन है, नई नई लोकेशन को भी आपको अपने बिजनेस को खोलना है, तो आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपको प्राइजेस में कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए भी आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, बिकॉज दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द कंपनी, फॉर द बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हो, लॉन्च करने का सोच रहे हो मार्केट के अंदर, तो कंपनीज पहले स्टडी करती है कि कस्टमर की डिमांड है। यानी कि अगर कंपनी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर लेगी तो क्या ऐसे कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर जो कंपनी की इलेक्ट्रिक कार को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आप पहले एनालाइज कर रहे हो बिजनेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट विल बी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। सो बेसिकली जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स से मिलकर इंक्लूड होता है। इंटरनल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी को इंटरनली अफेक्ट करते हैं, जो कंपनी के अंदर ही होते हैं, विद इन द कंपनी। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के बाहर होते हैं लेकिन फिर भी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस के इनसाइड रहते हैं और कंपनी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं और बिजनेस उन्हें चेंज कर सकता है एज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी कल्चर। कंपनी के कल्चर के अंदर कंपनी की वैल्यूज आते हैं, मिशन आते हैं, वर्क एथिक्स आते हैं जो कोई भी कंपनी फॉलो करती है। तो ये कंपनी के कंट्रोल में होता है और कंपनी अपने वर्क कल्चर को, अपने कल्चर को कभी भी चेंज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स आती है एम्प्लॉयज की, एक्सपीरियंस आता है, मोटिवेशन आता है वर्कर्स का, लीडर्स का। तो ये भी कंपनी का कंट्रोल में होता है। कंपनी कभी भी चाहे तो नए स्किलफुल एम्प्लॉयज को हायर कर सकती हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर सकती है और मोटिवेट कर सकती है अपने वर्कर्स को भी और लीडर्स को भी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को लाए कंपनी के अंदर। नेक्स्ट विल बी कंपनी पॉलिसीज। कंपनी पॉलिसीज के अंदर कंपनी के रूल्स, स्ट्रैटेजीज, गोल्स आते हैं जो कोई भी बिजनेस सेटअप करता है, इसको भी कंपनी इजीली चेंज कर सकती है। नेक्स्ट विल बी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर वो सारी मशीन्स, टूल्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर अवेलेबल होते हैं और कंपनी उनका यूज करती है टू रन द बिजनेस। तो कंपनी चाहे तो अपनी मशीन को चेंज कर सकती है टू अ डिफरेंट मशीन, टूल्स को चेंज कर सकती है, कोई दूसरे टूल्स को यूज कर सकती है, ठीक है, अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कंपनीज के सारे एफर्ट्स आते हैं जो कंपनीज लगाती हैं किसी भी नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने में और इम्प्रूव करती है अपनी एग्जिस्टिंग वंस को। तो अगर कंपनी चाहे तो वो कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई स्ट्रैटेजी अपना सकती हैं जिससे वो नए प्रोडक्ट को और ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बना सकती हैं। नाउ देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आउटसाइड द बिजनेस होते हैं और कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते लेकिन बिजनेस को वो इम्पैक्ट करते हैं।
अब इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। पहले हम माइक्रो एनवायरनमेंट देखते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। जो इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं माइक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, उसके डेली ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स मीन्स जो बिजनेस होता है वो कस्टमर की प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, उन्हें क्रिएट करता है। ठीक है। एंड जो भी डिमांड रहती है कस्टमर्स की, जितनी भी डिमांड्स होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसको सक्सीड करता है। नेक्स्ट विल बी सप्लायर्स। इसके अंदर जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, सप्लाईज क्या इफेक्ट करती है प्रोडक्शन के ऊपर, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली कंपनीज जो होती है वो मॉनिटर करती है, अपने कॉम्पिटिशन को देखती रहती है। ठीक है। एनालाइज करती है कि कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, फिर उसी के बेस पर वो बेटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्रिएट करती है। नेक्स्ट विल बी इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जो बिजनेस को हेल्प करती हैं उनके कस्टमर्स तक रीच आउट करने में। नेक्स्ट इज पब्लिक परसेप्शन, यानी कि मीडिया कवरेज, सोशल ट्रेंड्स और पब्लिक ओपिनियन जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब होता है ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, किसी भी कंट्री को भी इम्पैक्ट करते हैं एज अ ग्लोबली। ठीक है। इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस आती हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाना किसी कंट्री के अंदर, इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, जीडीपी ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या करती हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, ट्रेड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें आती हैं जो कि बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स। इसके अंदर बेसिकली लाइफस्टाइल आती है, यानी कि अगर चेंज हो रहा है लाइफस्टाइल के अंदर तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। एजुकेशन लेवल्स क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर इम्पैक्ट बिजनेस, कंज्यूमर बिहेवियर भी बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि नए नए इनोवेशंस का लॉन्च होना, इंट्रोड्यूस होना, जैसे कि एआई, ऑटोमेशन, ई कॉमर्स, ये सारी की सारी चीजें भी बिजनेस को ऑपरेट करती हैं और उसको शेप देती हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं और कोई भी कंपनी एनालाइज कर रही है बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट विल बी बेटर डिसीजन मेकिंग। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिसीजन को लेने में। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज होती हैं वो अपना बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से बना पाती हैं, स्ट्रैटेजीज को अच्छे तरीके से बना पाती हैं बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट ट्रेंड्स। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी को लॉन्च करना है कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, तो कंपनी एनालाइज कर सकती है कि कितने कस्टमर की डिमांड है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को आगे प्रोसीड कर सकती हैं। नेक्स्ट विल बी गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि अगर कंपनी अंडरस्टैंड कर लेती है बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो इससे कंपनी और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में और उनसे आगे निकलने में। एग्जाम्पल के लिए जो बिजनेस होता है अगर वो अडॉप्ट करता है डिजिटल मार्केटिंग जल्दी से, तो इससे वो कई सारे कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो डिजिटली भी अपने प्रमोट कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट को डिजिटली। और इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की रीच और प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चलता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी और नए नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना थ्रेड्स को, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजनेस को प्रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है इन एडवांस। यानी कि अगर कंपनी अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर रही है तो वो एडवांस में ही डिटरमाइन कर सकती है कि कोई भी रिस्क आ सकता है, तो उसके लिए वो एडवांस में प्रिपेयर हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनीज अपना बैकअप सप्लायर्स रखती हैं, तो इससे क्या होगा, अगर मेन सप्लायर को कोई भी इशू आ रहा है तो कंपनी के पास एक बैकअप सप्लायर रहेगा जो कि कंपनी की हेल्प कर पाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी स्टडी कर लेती है बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से, तो इससे जो बिजनेस होते हैं उन्हें नए नए मार्केट्स को फाइंड करने में हेल्प मिलती है और एक्सपैंड करने में भी हेल्प मिलती है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के लिए इंडियन कंपनीज जो होती हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं आईटी सर्विस बेनिफिट को फ्रॉम ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो बिजनेस होते हैं वो ऑप्टिमाइज करते हैं लेबर को, कैपिटल को, मटेरियल्स को बेस्ड ऑन द मार्केट नीड्स, मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए कंपनीज जो होती हैं इन्वेस्ट करती हैं ऑटोमेशन के अंदर। क्यों इन्वेस्ट करिए कंपनीज ऑटोमेशन के अंदर, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकें, ठीक है, कॉस्ट कटिंग कर सकें और अपनी इफिशियंसी को भी इंक्रीज कर सकें।
बेसिकली इस फीचर के अंदर कंपनी क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर पाती है, अगर वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर रही है तो। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, अगर वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखता है कि कस्टमर की क्या नीड है, उनकी क्या चॉइस है, इससे वो कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमर ज़्यादा लॉयल रहेगा अगर कोई भी कंपनी उनके प्रेफरेंसेस को अच्छे तरीके से देख रही है, प्रायोरिटी रख रही है तो। एग्जाम्पल के लिए फास्ट फूड चेन्स जो होते हैं वो ऑफर करते हैं हेल्दियर मेन्यू ऑप्शंस भी बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड, बिकॉज उन्हें पता है कि हर कोई कस्टमर जो होता है वो फास्ट फूड का ही दीवाना नहीं होता, बल्कि कुछ कस्टमर्स हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं जिन्हें हेल्दियर फूड चाहिए होता है। नेक्स्ट इज लीगल एंड इथिकल कंप्लायंस। इसके अंदर कंपनीज जो होती हैं, अगर वो अपनी गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड कर लें तो उन्हें कोई भी लीगल इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बिजनेस जो होते हैं उन्हें अपना डेटा, प्राइवेसी लॉज, इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है ताकि वो अपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके और उनकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं पर भी लीक ना हो, उन्हें अपना डेटा मैनेज करना पड़ता है। चलो अब आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। फर्स्ट चैलेंज आ सकता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर रिसेशन, इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी अगर चीज़ें आ जाती हैं तो इससे कस्टमर की जो स्पेंडिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर कस्टमर की स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी तो कस्टमर कम प्रोडक्ट को परचेज करेगा, जिससे कंपनीज का और बिजनेस का लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन हो रही है तो इससे जो लग्जरी गुड कंपनीज होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं लोअर डिमांड को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते, बिकॉज कस्टमर्स जो होते हैं वो अपने डेली की डेली चीज़ों को खरीदते हैं। अगर उनके पास इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया तो ठीक है, अगर उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो लग्जरी फूड आइटम्स को नहीं खरीदते, कुछ भी चीज़ लग्जरी नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट विल बी रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमें पता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जल्दी जल्दी रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो अब जो बिजनेस है, अगर उन्हें मार्केट के अंदर कांस्टेंट रहना है और टेक्नोलॉजी में आगे रहना है, अपने बिजनेस को ग्रूम करना है, उसको एक्सपैंड करना है, उसको आगे तक लेकर जाना है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी चेंजेस आने आते हैं उसको ग्रैब करना पड़ता है ताकि वो कॉम्पिटिशन में रह सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जो ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विसेज था वो लॉस्ट हो गया है मार्केट के अंदर, बिकॉज अब कोई भी ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विस को फॉलो नहीं करता, बल्कि अब कई सारी ऐप आ गई हैं, फॉर एग्जांपल ओला एंड ऊबर। इसी से कस्टमर्स क्या करते हैं, अपने टैक्सी जो भी उन्हें चाहिए होती है उसको बुक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल बी चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, यानी कि जो बिजनेस है उन्हें अपने कस्टमर की प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी रखना चाहिए, उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी चॉइसेस को समझना चाहिए, जिससे वो अपनी कस्टमर की डिमांड्स को मीट अप कर सके इनोवेटिव तरीके से। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर्स जो होते हैं वो आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर कंपनीज को पता चल रहा है कि कस्टमर्स जो हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे जो कंपनीज होती है उन्हें भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना पड़ता है टू स्टे इन द मार्केट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्रीक्वेंटली लॉज को, रेगुलेशंस को चेंज करती रहती है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा होती है और बिजनेस प्लानिंग को भी इम्पैक्ट पड़ता है, हर एक कंपनी को इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मार्केट के अंदर, तो इससे जो कंपनी थी, जो बिजनेस था, उन्हें एडजस्ट करना पड़ा था अपने टैक्स स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, यानी कि जो बिजनेस होते हैं वो compete करते हैं आपस में इंटरनेशनल कंपनीज के साथ फॉर द मार्केट शेयर। एग्जाम्पल के लिए जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता है फ्रॉम द ग्लोबल giants लाइक एप्पल एंड सैमसंग। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, यानी कि जो बिजनेस होते हैं वो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और अडॉप्ट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को टू स्टे इन द मार्केट। एग्जाम्पल के लिए जो कंपनीज होती हैं उन्हें अपने प्लास्टिक पैकेजिंग को रिड्यूस करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, एंड इन्हीं से वो अपने सस्टेनेबल गोल को भी अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज वर्कफोर्स चैलेंजेस। बेसिकली इसके अंदर किसी भी कंपनी को स्किल्ड एम्प्लॉय को चुनना पड़ता है, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद उसको कंपनी के अंदर रिटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो कंपनी से बाहर ना जाए, बिकॉज कंपनी ने उसे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है एंड कंपनी नोज कि वो जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, ही इज़ अ स्किल्ड एम्प्लॉय, उसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी उस एम्प्लॉय को रिटेन करके रख सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए कई सारी जो आईटी कंपनीज हैं वो स्ट्रगल करती हैं प्रोफेशनल स्किल्ड एम्प्लॉयज को ढूंढने में जो प्रोफेशनल हो इन द एआई एंड डेटा साइंस फील्ड उन्हें नहीं मिल पाते, तो उसको फिर अगर वो स्किल्ड एम्प्लॉय उन्हें मिल जाए और उसको कंपनी के अंदर रिटेन करना, दैट विल बी अ मेजर चैलेंज फॉर द कंपनीज।